चली चली चले 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 कहानी, चली कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। मैं हूं कहानी वाला रजत, लेकर आया हूं आपके लिए इस बार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कुछ मार्मिक कहानियां, जिन्होंने उस दौर की नारी को और पुरुष नारी के संबंधों को दुनिया के सामने एक अलग नजरिए से पेश किया था। आज की कहानी का नाम है बिलासी। कौन है ये बिलासी और क्या है कहानी, आइए सुने। पक्का 2 कोस का रास्ता पैदल चलकर स्कूल में विद्या अर्जन करने जाता हूं मैं। अकेला नहीं, 10-12 और भी हैं जिनके घर गांव में हैं। उनके लड़कों को 80% इस तरह विद्या लाभ करना पड़ता है। इस लाभ के अंकों में अंत तक बिल्कुल शून्य न पड़ने पर भी जो पड़ता है उसका हिसाब लगाने के लिए इन बातों पर विचार कर लेना काफी होगा कि जिन लड़कों को सवेरे 8 बजे के भीतर खा पी कर घर से निकलना है, 2 कोस जाना और आना, 4 कोस का रास्ता तय करना पड़ता है। 4 कोस के माने 8 मील नहीं बल्कि उससे ज्यादा है। बारिश के दिनों में सर पर बादल का पानी, पैरों के नीचे घुटनों तक कीचड़, और गर्मी में पानी के बदले कड़ी धूप और कीचड़ के बदले धूल के समंदर में तैरते हुए स्कूल और घर आना जाना पड़ता है। उन अभागे बालकों पर माँ सरस्वती खुश होकर वरदान दे या उनका कष्ट देखकर कहीं अपना मुंह छुपा ले, ये वो खुद भी नहीं जानती। इसके बाद ये कृतविद्य शिशु दल बड़ा होकर किसी गांव में ही बसे या भूख की आग बुझाने और किसी शहर चला जाए, उसकी 4 कोस पैदल चली विद्या का तेज आत्म प्रकाश किए बिना नहीं रहेगा। सुना है कोई कहते हैं कि अच्छा, जिनके भूख की आग है भले ही उनकी बात छोड़ दी जाए, मगर जिनमें वो आग नहीं है वो सब भले आदमी सुख की खोज में गांव छोड़कर क्यों भागते हैं। अगर वो वहीं बने रहें तो गांव का इतना बुरा हाल हो ही नहीं। मलेरिया की बात नहीं छेड़ता, उसे रहने दो, मगर इस 4 कोस पैदल चलने की आफत के मारे कितने भद्र परिवार बाल बच्चों को लेकर गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं ताकि उनकी पढ़ाई हो। इसके बाद एक दिन लड़कों का पढ़ना लिखना तो खत्म हो जाता है, तब फिर शहर की सुख सुविधा में रहकर उनका गांव में वापस आना नहीं हो पाता। मगर रहने दो इन फालतू बातों को। मैं स्कूल जाता हूँ, 2 कोस के बीच में ऐसे और भी 2-3 गांव पार करने पड़ते हैं। किसके बाग में आम पकने शुरू हुए, किसके जंगल में करौंदे लगे हैं, किसके पेड़ पर कटहल पक रहे हैं, किसके अमृतवान केले की घौद कटने वाली है, किसके घर के सामने वाली झाड़ी में अनानास का रस बदल गया है, किसके तालाब के किनारे वाले खजूर के पेड़ से खजूर तोड़कर खाने में पकड़े जाने की उम्मीद कम है। इन सब बातों की खबर लगाने में मेरा वक्त चला जाता था। लेकिन असली विद्या वो तो इसमें थी कि कमष्टका की राजधानी का नाम क्या है, साइबेरिया की खान में चांदी मिलता है या सोना। अब इन सब जरूरी विषयों को समझने की मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। यही वजह है कि इम्तिहान के वक्त अदन क्या है पूछने पर जवाब देता फारस का बंदरगाह, हुमायूं के बाप का नाम पूछने पर लिख देता तुगलक खां, और फिर जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन मुंह फुलाकर घर लौटता। कभी सोचता कि दोस्तों की एक दल बनाकर मास्टर की ठीक से पिटाई करूं, और कभी लगता कि ऐसे वाहियात स्कूल को तो छोड़ देना ही ठीक है। खैर, हमारे गांव में एक लड़के से बीच बीच में स्कूल के रास्ते में मुलाकात होती थी। उसका नाम था मृत्युंजय। हम लोगों से वो उम्र में बड़ा था, पर 3rd क्लास में पढ़ता था। कब वो पहले 3rd क्लास में चढ़ा इसकी कोई खबर नहीं। शायद पुरातत्वविद अगर इस पर गणवेशना या कोई खोज करना चाहे तो उन्हें पता चले, मगर हम लोगों ने उसे हमेशा 3rd में देखा। उसके 4th क्लास में पढ़ने का कभी इतिहास नहीं सुना और 2nd क्लास में चढ़ने की खबर नहीं मिली। मृत्युंजय के माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था। गांव के छोर पर उसका एक बड़ा भारी आम कटहल का बाग था और उसमें एक खंडर सा घर था, और थे एक दूर के रिश्ते के चाचा का बस एक ही काम था, भतीजे की तरह तरह से बदनामी करना। कभी कहते वो गांजा पीता है, चरस पीता है, न जाने क्या क्या करता है। उनका एक और काम था, ये कहते फिरना कि उस बाग का आधा हिस्सा उनका है। कोर्ट में दखल देके यानी नालिश करने की देर है। हाँ, उन्होंने दखल जरूर दिया एक दिन, पर वो जिले की अदालत में नालिश करके नहीं, ऊपर की अदालत के हुक्म से। यह हुक्म कैसे आया ये बात जरा आगे बताऊंगा। मृत्युंजय खुद अपने हाथ से बनाकर खाता था। आम की फसल आने पर उस बाग को किसी के हाथ उठा देता, उससे उसका साल भर का खाने पहनने का खर्च निकल जाता। जिस दिन उससे भेंट होती उस दिन देखता कि फटी पुरानी मैली किताबें बगल में लिए रास्ते के किनारे से वो चुपचाप चला जा रहा है। उसे किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं होती, बल्कि हम ही लोग उपचायक बनकर उसके पास जाकर बातचीत करते थे, जिसका मुख्य कारण था कि दुकान से मिठाई आदि खरीद कर खिलाने वाला
गांव में उसकी बराबरी का कोई दूसरा लड़का नहीं था। सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि कितने ही लड़कों के बाप भी कितनी बार गुप्त रूप से अपने लड़कों को भेजकर स्कूल की फीस खो गई है, किताब चोरी हो गई है, ये सब बहाने बनाकर रुपया वसूल किया करते थे। लेकिन इसके लिए कृतज्ञ होना तो दूर, भद्र समाज में कोई इतना भी कबूल नहीं करना चाहता था कि उनके लड़के ने मृत्युंजय से बात भी की। गांव में मृत्युंजय का ऐसा सुनाम था। बहुत दिनों तक मृत्युंजय से मुलाकात नहीं। एक दिन सुना कि वो मरणासन है, बहुत बीमार है। फिर एक दिन सुना कि मालपाड़े के एक बूढ़े ओझा ने, जो सांप पकड़ता था, उसका इलाज किया और उसकी लड़की बिलासी ने सेवा करके मृत्युंजय को यमराज के मुंह से बचा लिया। बहुत दिनों तक मैंने उसकी मिठाइयाँ खाई थी, इसलिए मन में ख्याल आने लगे उससे मिलने के। एक दिन शाम के अंधेरे में छिपकर मैं उससे मिलने गया। उसके टूटे फूटे घर में दीवारों की बला नहीं है। स्वच्छंदता पूर्वक भी जाकर देखा, दरवाजा खुला है, खूब उजला एक दिया जल रहा है। ठीक सामने ही तख्तपोश पर दूध से साफ सुथरे बिस्तर पर मृत्युंजय लेटा है। उसका शरीर कंकाल जैसा हो चुका है और देखते ही मालूम पड़ता है कि वास्तव में यमराज ने अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर आखिर वो सबल ना हो सका। ये सब सिर्फ उस लड़की के जोर से हुआ था जो सिरहाने बैठी पंखा कर रही थी। अचानक आदमी आते देख वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। ये उसी बूढ़े सपेरे की लड़की थी, बिलासी। उसकी उम्र 18 की थी, 28 की अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन चेहरे की तरफ देखते मालूम हो गया कि उम्र चाहे कितनी भी हो, मेहनत और रात्रि जागरण के कारण उसके शरीर में अब कुछ नहीं रहा। ठीक जैसे फूलदानी में पानी देकर जिंदा रखे गए बासी फूल होते हैं ना, जरा सा हाथ लगाओ तो झड़ जाएंगे। मृत्युंजय ने मुझे पहचान लिया, बोला, कौन, न्याड़ा? मैंने कहा हाँ। मृत्युंजय ने कहा बैठो। लड़की गर्दन झुकाए खड़ी रही। मृत्युंजय ने 2-4 बातों में जो कुछ कहा उसका सार ये था कि लगभग 1.5 महीना हो गया वो खाट पर पड़ा है। बीच में 10-15 दिन बेहोशी की हालत में था। अभी कुछ ही दिन हुए कि वो लोगों को पहचानने लगा है, लेकिन अभी तक बिस्तर छोड़कर उठ नहीं सकता। पर अब किसी बात का डर नहीं। माना कि डरने की कोई बात नहीं, पर कम उम्र होने पर भी मैं इतना समझ गया था कि आज भी जिसमें बिस्तर छोड़ने की ताकत नहीं, उस रोगी को इस भरे जंगल में अकेली रहकर उस लड़की ने जिंदा रखा। जो भार उसने लिया है वो कितना बड़ा गुरु भार है। दिन पर दिन, रात पर रात, कितनी सेवा, कितनी मेहनत, कितना धैर्य, कितनी रात्रि जागरण, अब जाकर कोई ठीक हुआ है। ये कितने बड़े साहस का काम है। पर जिस चीज ने इस असाध्य साधन को संभव कर डाला, उसका परिचय मुझे उस दिन नहीं मिला, लेकिन बाद में जरूर मिल गया। करीब 2 महीने तक मैंने मृत्युंजय की कोई खबर नहीं ली। जिन लोगों ने गंवई गांव देखा नहीं, रेल के डिब्बे से मुंह निकाल कर देखा है, वो शायद आश्चर्य से कहेंगे कि ये कैसी बात हुई कि इतने महीने तक कोई बीमार है और आपने खबर नहीं ली। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ। पर अचानक कुछ दिनों बाद कानों में एक भनक पड़ी कि मृत्युंजय के बाग के हिस्सेदार चाचा अब शोर मचाते फिर रहे हैं कि गया गया, गांव बिल्कुल रसातल में चला गया। समाज में अब मेरा नालते के मित्तीर कहलाने लायक मुंह नहीं रहा। वो अपनी जात को लेकर बात कर रहे थे। नालायक एक सपेरे की लड़की को निकाह करके घर ले आया, और सिर्फ निकाह ही नहीं, वो भी हुआ न हुआ चूल्हे में गया, पर उसके हाथ का भात खा रहा है, उसके हाथ के बनाए हुए चावल खा रहा है। गांव में अगर किसका कोई शासन ना रहा हो तो फिर सब जंगल में जाकर क्यों नहीं रहते? कोड़ोला और हरिपुर का समाज इस बात को सुनेगा तो क्या कहेगा? लोगों ने पूछ लिया कि भाई ऐसा क्या हुआ? चाचा कहते फिर रहे थे कि अजी ऐसा ही हुआ, ये तो मैं पहले से जानता था, सिर्फ तमाशा देख रहा था कि कहाँ का पानी कहाँ जाकर मरता है, नहीं तो वो कोई गैर थोड़ी, अजी पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है, मेरा भतीजा है। मैं क्या उसे घर नहीं ले जा सकता? डॉक्टर हकीमों से उसका इलाज नहीं करा सकता? तो फिर क्यों नहीं? अब देखें सब लोग, मगर अब तो चुप नहीं रहा जाता। ये तो मेरे वंश का नाम डुबो देगा, गांव के मुंह पर कालिख लग जाएगी। तब हम सब गांव के लोगों ने मिलकर जो काम किया उसकी याद आती है तो मैं आज भी लज्जा से मर जाता हूँ। चचा चले नालते के मितिर वंश के अभिभावक बनकर, और हम 10-12 लोग उसके साथ चले, इसीलिए ताकि हमारे गांव के मुंह पर कालिख न लगे। मृत्युंजय के खंडर वाले घर पहुंचे तो उस वक्त शाम हो चुकी थी। बिलासी टूटे फूटे बरामदे में एक तरफ बैठी रोटी बना रही थी। अचानक इतने आदमियों को लाठी सोटा लिए आंगन में आते देख मारे डर के नीली पड़ गई। चचा ने कोठरी के भीतर झांक कर देखा तो मृत्युंजय लेटा था। बस चट्ट से दरवाजे की सांकल चढ़ा दी। डर के मारे अधमरी उस लड़की के साथ बातचीत करना शुरू किया। यह कहना फिजूल होगा कि दुनिया में किसी चचा ने कभी भी जमाने में भतीजे की बीवी से शायद कभी ऐसी भाषा में इस्तेमाल किया हो। अब लड़की भी हीन सपेरों की जात की होने पर भी सह न सकी।
आंखें उठाकर बोली, मेरे बापू ने बाबू से निकाह कर दिया है, जानते हो? चचा ने कहा, अच्छा जी। और ये सब कहते हुए 10-12 लोग अपनी वीरता की हुंकार भरते हुए उसकी गर्दन पर टूट पड़े। किसी ने उसके बालों को पकड़ा, किसी ने कान पकड़े, किसी ने हाथ थाम लिए। सभी ने अपने अपने मन से उस स्त्री का मर्दन किया। सुना है विलायत में पुरुषों के मन में ना एक कुसंस्कार बैठा हुआ है कि स्त्रियां कमजोर और निरुपाय हैं, इसलिए उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अरे ये कौन सी बात हुई? हमें ऐसा कुसंस्कार नहीं है। हम कहते हैं जिसके शरीर में जोर नहीं है उसी पर हाथ उठाया जा सकता है, फिर चाहे वो नर नारी कोई भी क्यों ना हो। लड़की इतनी बार मार खाने के बावजूद भी एक विनती करती रही, बाबू मुझे जरा देर के लिए घर छोड़ दो, मैं रोटियां घर में रखा हूं, बाहर सियार कुत्ते खा जाएंगे, कमजोर आदमी है वो, रात भर भूखा रहना पड़ेगा। पर हम कहाँ मानने वाले थे। हम सब तो उसे घसीट कर गांव के बाहर छोड़ने को तैयार थे। मृत्युंजय बंद कोठरी में पागल की तरह सिर धुनने लगा, दरवाजे पर लाते मारने लगा, सुनने नहीं सुनने लायक भाषा का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन हम लोगों पर रंच मात्र का असर नहीं हुआ। अपने देश के कल्याण के लिए सब कुछ छोड़कर हम उसे घसीटते हुए ले चले इसलिए कह रहा हूं कि मैं बराबर में उनके साथ चल रहा था, और मालूम नहीं मुझ में कहां वो कमजोरी छुपी हुई थी जिससे मैं उस पर हाथ नहीं उठा सका, बल्कि मैं तो भीतर से रोने लगा। उसने अत्यंत अनुचित कार्य किया है और उसे गांव से बाहर निकाल देना ही ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आया। पर यह मेरी बात नहीं, पूरे गांव की बात थी। मृत्युंजय अगर उसके हाथ का भात खाने का ऐसा अपराध नहीं करता तो हम लोग इतना गुस्सा नहीं करते। कायस्थ के लड़के के साथ सपेरे की लड़की का निकाह, ये तो हंसी में उड़ा देने की बात है, लेकिन भात खाकर तो उसने अपना काल ही बुला लिया। वो 2.5 महीने से बीमार है तो हुआ करे, खाट पर पड़ा है तो पड़ा रहे, पर इससे क्या भात खा लेगा? पूड़ी नहीं, संदेश नहीं, बकरे का मांस नहीं। अरे भात खाना तो अन्न पाप है, उसे तो सचमुच ही माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए गांव के लोग संकीर्ण चित्त नहीं हैं। 4 कोस पैदल चलने की विद्या जिनके पेट में है वही तो किसी दिन बड़े होकर समाज के शिरोमणि होते हैं। देवी वीणा पाणी यानी सरस्वती देवी के वर से संकीर्णता उनमें कैसे आ सकती है? वही लोग तो समाज को दिशा देंगे। इस घटना के बाद 1 साल बीत गया था। मच्छरों का काटना जब मुझसे सहा नहीं गया तो मैं अपनी सन्यासी गिरी से इस्तीफा देकर घर आ गया। एक दिन दोपहर के वक्त गांव से 2 कोस दूर मालपाड़े में से होकर जा रहा था तो अचानक देखा कि एक कुटिया के द्वार पर मृत्युंजय बैठा है। उसके सर पर गेरुए रंग की पगड़ी, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी मूछें, गले में रुद्राक्ष और कांच की मालाएं। कौन कह सकता था वो मृत्युंजय है? पर हाँ, मृत्युंजय अब खुद एक सपेरा बन चुका था। मृत्युंजय ने मुझे देखा और मेरी खातिरदारी की। बिलासी तालाब से पानी लाने गई। मुझे देखकर वो भी बहुत खुश हुई। बार बार कहने लगी, तुम नहीं बचाते तो उस रात को वो मुझे मार ही डालते। मेरे लिए तुमने भी न जाने कितनी मार खाई होगी। बातों ही बातों में सुना कि उसके दूसरे ही दिन वो लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ घर बसा लिया, सुख से रहने लगे। ये बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनके चेहरे से देख कर लग रहा था कि कितने सुखी हैं। आज सुना है उन लोगों को कहीं सांप पकड़ने जाना है, उसका बयाना पहले ही ले चुके हैं। वो तैयार हुए तो मैं भी साथ जाने के लिए उछल पड़ा। मेरे भी बचपन से 2 ही शौक थे, एक गोखुरा काला सांप पकड़ना था और दूसरा मंत्र सिद्धि सीखनी थी। ये दोनों मैंने उनसे सीख लिए। गांव वालों को लगा कि न्याड़ा तो गुणी आदमी निकला, सन्यासी अवस्था में कामाख्या जाकर सिद्ध हो आया है, अब तो सांप पकड़ लेता है। मेरे ये दोनों गुरु जानते थे कि सांप तो मैं बस यूं ही पकड़ रहा हूं। इनकी मदद की बदौलत ये नहीं सिखाते तो मैं सीख नहीं पाता। कहते थे हमेशा कि कभी भी लापरवाही मत करना, पर जब बयाना आने लगा, पैसा दिखने लगा तो एक नशा सा चढ़ने लगा। मैं और मृत्युंजय दोनों हर जगह सांप पकड़ने पहुंच जाते। कुछ ठगी का रास्ता भी निकाल लिया था। बिलासी मना करती कि सब करते हैं तो करने दो, हम लोगों को तो खाने पीने की फिक्र नहीं, फिर हम क्यों लोगों को झूठ मूठ धोखा दें। लेकिन हम दोनों कहाँ मानने वाले थे। उस दिन गांव से 1.5 कोस दूर एक ग्वाले के घर में सांप पकड़ने गए। बिलासी बराबर साथ थी, आज भी थी। मिट्टी की मड़ैया में ढूंढते ढूंढते जमीन में एक जगह बिल का चिन्ह मिला। हम में से किसी ने लक्ष्य नहीं किया, परंतु बिलासी ठहरी सपेरे की लड़की। उसने झुककर कागज के कुछ टुकड़े उठाते हुए कहा, महाराज जरा होशियारी से खोदना, सांप एक ही नहीं है, कम से कम जोड़ा है और ज्यादा भी हो सकते हैं। मृत्युंजय ने कहा, ये लोग कहते हैं एक ही आकर घुसा है, तो एक ही होगा। बिलासी ने कहा, देखते नहीं, उसने यहाँ रहने की जगह बनाई। मृत्युंजय बोला, कागज तो चूहे भी ला सकते हैं। बिलासी ने कहा, दोनों ही बातें हो सकती हैं, मगर 2 तो अवश्य हैं, मैं कहती हूँ। आखिर उसकी बात ठीक निकली।
10 मिनट के भीतर ही एक बड़ा खारिश गोखुरा काला सांप पकड़कर मृत्युंजय ने मेरे हाथ में दिया। लेकिन मैं जैसे ही उसे पेटी में बंद करके लौटता, उतने में मृत्युंजय ऊह करके सांस छोड़कर बाहर आ खड़ा हुआ। उसकी हथेली की पीठ से खून झरझर गिर रहा था। पहले तो सभी इस अचंभे में थे कि अब क्या करें। धीरे धीरे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, फिर मंत्र पढ़ने लगे, फिर बड़े बड़े उस्ताद बुलाए गए। बिलासी के बाप को भी बुलाया। सारे उस्ताद ओझा जब हार मान चुके थे, तब आधे घंटे जूझने के बाद रोगी ने अपने माता पिता के लिए नाम मृत्युंजय और अपने ससुर के दिए हुए मंत्र औषधि इस सब को मिथ्या बताते हुए इस लोक में अपनी लीला समाप्त कर ली। बिलासी अपने पति का सिर गोद में रखे बैठी थी, मानो पत्थर सी हो गई। मुझसे कह बैठी कि बस महाराज, मेरे सर की कसम है, अब तुम ये काम कभी नहीं करोगे। कुछ दिनों की और बात थी। जिस दिन सूना घर था, उस दिन बिलासी खुद हल्का सा जहर लेकर इस दुनिया से चल पड़ी। शास्त्रों के हिसाब से वो निश्चय नर्क में गई होगी, लेकिन वो चचा जो उस बाग के हिस्सेदार थे, वो अपना दखल जमाकर आखिर बैठ ही गए। यही वो ऊपर वाले का हुक्म था। और कहने लगे, उसकी अपघात मृत्यु तो होनी थी, मर्द वैसा एक छोड़कर 10 कर ले, उसका कुछ ना बिगड़ता। बहुत होगा तो जरा निंदा हो जाएगी, मगर उसके हाथ का भात खाकर मौत क्यों बुलाई? खुद मरा और मेरा भी सर नीचा किया। न कोई आग देने वाला रहा, न पिंडदान वाला। श्राद्ध शांति की भी जगह नहीं मिली। गांव के लोग एक सुर में कहने लगे, इसमें क्या शक है, अन्न पाप महापाप है। बाप रे, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। बिलासी की आत्महत्या की घटना भी बहुतों के लिए परिहास का विषय बनी। मैं अक्सर सोचा करता हूँ, यह अपराध शायद उन दोनों ने ही किया था। परंतु मृत्युंजय तो एक गांव का लड़का था, देहात के तेल पानी से बड़ा हुआ था। फिर भी उसने इतने दुस्साहस के काम में जिस वस्तु के लिए प्रवृत्त किया था, उसे किसी ने आंख खोलकर देखा तक नहीं। कोई ये समझा तक नहीं कि आखिर वो क्या था जिसकी वजह से उसने इतनी हिम्मत दिखाई और एक सपेरे की लड़की से निकाह कर लिया। मुझे मालूम होता है कि जिस देश के नर नारियों में परस्पर हृदय जय करके विवाह करने की रीति नहीं, बल्कि वह निंदा की चीज है, जिस देश के स्त्री पुरुष आशा करने के सौभाग्य और आकांक्षा करने के भयंकर आनंद से हमेशा के लिए वंचित हैं, जिन्हें विजय का गर्व और पराजय की व्यथा इनमें से किसी को भी अपने जीवन में वहन नहीं करना पड़ता, जिनके भूल करने का दुख और भूल न करने का आत्म प्रसाद दोनों में एक बला नहीं है, जिनके प्राचीन और बहुदूरदर्शी विज्ञ समाज ने बहुत ही सावधानी से देश के लोगों को सब तरह के हंगामों से अलग रहकर आजीवन केवल भले आदमी बने रहने की व्यवस्था कर दी है। इसी से विवाह संस्कार जिनके लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वो वैदिक मंत्रों से डॉक्यूमेंट शुदा चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो, उस देश के लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो मृत्युंजय के अन्न पाप का कारण समझ सकें। शरत चंद्र अपनी कहानी के अंत में लिखते हैं कि मैं पारिवारिक निबंधों को दोष नहीं दूंगा, शास्त्रीय सामाजिक विधि विधान की निंदा नहीं करूंगा। कहने पर मुंह पर जवाब देते हुए जो कहेंगे कि हिंदू समाज अपने विधि विधानों के जोर से ही इतनी शताब्दी से इतने विद्रोह तूफानों के बाद भी जीवित है, मैं उनका भी अत्यंत उनकी भक्ति करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बड़े आदमी के नंद गोपाल की तरह बड़े आदमी को दिन रात आंखों में और गोद ही गोद में रखने से वो अच्छा तो रहेगा, इसमें संदेह नहीं, परंतु बिल्कुल ही तिलचट्टे की तरह जिंदा रखने की अपेक्षा अगर उसे एक बार गोद से उतार कर और भी 5 आदमियों की तरह 2-4 कदम पैदल चलने दिया जाए तो शायद वो प्रायश्चित करने लायक पाप न होगा। यहाँ इतनी जटिल भाषा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय सिर्फ बताना चाह रहे हैं उस भावना को जिसे प्रेम कहा जाता है, जिस प्रेम के चलते शायद मृत्युंजय ने उस सपेरे की बेटी से निकाह कर लिया था, उसके हाथ का बना भात खाया था, एक अन्न पाप को अपने जीवन में जगह दी। ये वो दौर था जब पुरुष और स्त्री, नर नारी अपनी मर्जी से अपने विवाह का फैसला नहीं कर पाते थे। मुश्किल था किसी स्त्री के लिए इस तरह के इल्जामों को सहना और किसी पुरुष के लिए दुनिया के सामने खड़े होकर कहना कि मैंने जो किया है वो अपनी मर्जी से किया है और मुझे इसके लिए अपने हिसाब से जीने की आजादी होनी चाहिए। विषय जटिल था और उसे समझाने के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस कहानी का रास्ता चुना है। ऐसी कई और कहानियां जिनमें कई जटिल विषय कहानी के माध्यम से समझाए हैं इस महान साहित्यकार ने, मैं लेकर आऊंगा चली कहानी में। यह थी आज की कहानी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी बिलासी। सुनते रहिए रेडियो सिटी पर चली कहानी। चली चली चले 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 कहानी, चले कहानी, चले कहानी।